बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। आज की इस वीडियो में मैं नंबर थ्योरी से रिलेटेड पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक पास्ट पेपर जो कि 2021 में रिसेंटली अभी आया है, इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। इससे पहले मैं 2018 का जो पास्ट पेपर है उसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ और डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके पास्ट पेपर में पूछे गए, ठीक है, उनके ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इन पास्ट पेपर से रिलेटेड और ये जो पूरा कोर्स है आपका नंबर थ्योरी का, इससे रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। आप उसके ऊपर उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेटा मैं आपका जो रिसेंटली ये जो आपको पेपर नज़र आ रहा है 2021 में ये पेपर आया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो कुछ यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मतलब यहाँ पर जो पेपर पैटर्न लास्ट टाइम नज़र आ रहा है, ठीक है, जो मेरे सामने पेपर है इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो था आपका MCQs बेस्ड, और उसके बाद नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनमें आपने 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं इसको। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट बेटा कुछ इस तरह कहता है, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है इसकी स्टेटमेंट भी आपने लिखनी है और इसका प्रूफ भी आपने करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, चूँकि पूरा पास्ट पेपर सॉल्व करने से मुराद है कि वीडियो की लेंथ अच्छी खासी ज़्यादा हो जाती है, तो जो चीज़ें ऑलरेडी ही मैं अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ आपको वहाँ पर उन वीडियोस का यहाँ पर रेफरेंस बता दूँगा, ठीक है, आप और इनका जो लिंक है वीडियो का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा, आप वहाँ पर जाकर उसको देख लीजिएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है इसमें आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है, इसका प्रूफ भी करना है। तो इसमें आप मेरा लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 का जो टाइटल है वो ये है, चैप्टर नंबर 2 का थ्योरी ऑफ प्राइम्स में लेक्चर नंबर 5 पढ़ा हुआ है, ठीक है, और टाइटल यही है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये जो इसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया इस वीडियो का, आप इसको क्लिक करें, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये है कि शो डैट a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, ये भी 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर a। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a के लिए आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 ये 3 पर डिविजिबल होती है। इसका भी ये भी ऑलरेडी चूँकि इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, तो इसका भी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख लें। टाइटल ये है सोल्यूशन ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है जिसके मुतालिक यहाँ पर मैं आज की वीडियो में डिस्कशन करूँगा, ठीक है, ये अभी तक मैंने नहीं चूँकि इसके ऊपर डिस्कशन की। कहता है शो डैट के GCD ऑफ A ओवर D एंड B ओवर D इक्वल है 1 के, और D क्या है, A और B का GCD है, और A और B आप जानते हैं यहाँ पर आपके नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, और इनमें से A या B दोनों सेम टाइम में ज़ीरो नहीं हो सकते, यानी आइदर वन ऑफ देम विल बी ज़ीरो। खैर उसने स्टेटमेंट सिर्फ इतनी लिखी है कि आपने प्रूफ करना है कि अगर A और B दो इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्हीं का GCD निकलता है ना, पॉजिटिव इंटीजर का ही। तो अगर उन A और B को अगर आप किसी नंबर D पर, और D क्या है, A और B का GCD है, अगर उस पर डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर 1 के इक्वल आता है। इसको प्रूफ करने से पहले मैं चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास A की वैल्यू जो है वो 12 है और B की जो वैल्यू है वो 4 है। अब यहाँ पर आप A और B का जो GCD है वो निकालेंगे, अगर A और B का अगर आप GCD निकाल लें यानी 12 और 4 का, तो वो निकलता है 4 के इक्वल। ठीक हो गई बात, ये GCD निकालने आता है आपको। अब अगर, और ये हमारे पास D आ गया है यहाँ पर, अब अगर आप A ओवर D निकालें और B ओवर D निकालें तो A ओवर D यानी कि 12 ओवर 4 और B ओवर D यानी 4 ओवर 4, ये बनेगा आपके पास 3 और ये आ जाएगा 1। अब 3 और 1 यानी A ओवर D और B ओवर D का फाइनल आंसर आ गया 3 और 1, और 3 और 1 का जो GCD होता है वो क्या होता है,
जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी आपने एक ऐसा नंबर तलाश करना है जो 3 को भी डिवाइड करे, 1 को भी डिवाइड करे, और वो आप जानते हैं यहाँ पर 1 है, तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। आप कोई से भी दो नंबर उठा लें, पॉजिटिव इंटीजर उठा लें, ये चीज़ अगर ए और बी के जीसीडी के ऊपर ए और बी को डिवाइड कर दिया जाए तो दोबारा जीसीडी निकाला जाए तो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये एक काउंटर एग्जांपल आपको, मतलब एक एग्जांपल आपको समझाइए मैंने। अब इसको जर्नली हम प्रूफ करते हैं, वो देखें कैसे प्रूफ करेंगे। ले बेटा नेक्स्ट अब यहाँ पर हम इसका जर्नली जिस तरह आपने प्रूफ करना है उसको देखते हैं। तो आपने प्रूफ ये करना है कि जीसीडी ऑफ ए ओवर डी एंड बी ओवर डी 1 के इक्वल है। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो ए ओवर डी है, जाहिर सी बात है ए भी आपके पास एक इंटीजर है और डी भी आपके पास जीसीडी है, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे एक इंटीजर आएगा, तो ए ओवर डी का आंसर A1 के बराबर है। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी A1 इंटू डी, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। इसी तरह ये जो इसका सेकंड पार्ट है बी ओवर डी एंड बी ओवर डी, इसको आप B1 कह लें। यहाँ से B जो है वो आपके पास आ जाएगा B1 इंटू डी, इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। तो आपने पहले इसे को A1 कह दिया, दूसरे को B1 कह दिया, यहाँ तक सिचुएशन पहुँच गई। अब आप नेक्स्ट लेट करें, लेट C बी दी कॉमन डिवाइज़र ऑफ A1 एंड B1। ये जो आपने A ओवर डी और B ओवर डी है, इनका GCD 1 निकालना है ना आपने। GCD का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो आपने लेट कर लिया कि इनका नाम पहले आपने A1 रख लिया और इसका नाम B1 रख लिया। अब आपने A1 और B1, अब आपका टारगेट क्या है भला, आपका टारगेट ये है कि GCD आएगा ना A1 का और B1 का, क्योंकि इसका नाम आपने A1 रखा है, इसका नाम B1, ये आंसर आना चाहिए 1 के बराबर। तो आप लेट कर लें कि A1 और B1 का जो कॉमन डिवाइज़र है वो C है। लेट C बी दी कॉमन डिवाइज़र ऑफ A1 एंड B1। A1 B1 कौन है, यानी ये हैं। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अगर C इनका कॉमन डिवाइज़र है तो डिवाइज़र की डेफिनेशन क्या कहती है, डिवाइज़र की डेफिनेशन अब यही कहती है ना कि अगर C डिवाइड कर रहा है A1 को, C डिवाइड कर रहा है A1 को, तो आपको एक इंटीजर M मिलेगा। ठीक है, कि C टाइम M1 कह लेते हैं। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा क्योंकि इसका डिवाइज़र है। सही है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट C बी दी कॉमन डिवाइज़र ऑफ A1 एंड B1। सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स M1 M2 सच डैट, आपको दो इंटीजर M1 M2 इस तरह के मिलेंगे कि अगर A1 को C पर डिवाइड करेंगे तो A1 कैन बी रिटन एज C टाइम M1। इसी तरह जब आप B1 को डिवाइड करेंगे C के ऊपर, क्योंकि C डिवाइज़र है आल्सो B1 का भी, C B1 को भी डिवाइड कर रहा है, डिवाइज़र है तो फिर एक इंटीजर M2 मिलेगा आपको कि C को M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, B2, रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। तो एंड यहाँ से B1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, C टाइम M2 के बराबर आ जाएगा। अब ये जो A1 और B1 की आपने वैल्यू निकाली है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें। ठीक है, पुट A1 एंड B1 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 में A1 की वैल्यू पुट कर दें और इक्वेशन नंबर 2 में B1 की वैल्यू पुट कर दें। तो ये कुछ आपके पास ऐसे आ जाएगा जी। 1 इम्प्लाइज, अच्छा अब यहाँ पर बेटा आप A1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो A1 आपके पास है यहाँ पर CM1, आगे के आ गया D, एंड 2 इम्प्लाइज, 2 में आप B1 की वैल्यू पुट कर दें और B1 क्या है आपके पास C टाइम M2, तो B इक्वल टू C टाइम M2 इंटू D। अच्छा, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं CD
इंटू M1 और इसे हम लिख लेते हैं सी डी इंटू M2। अब आप ज़रा ऊपर वाली ये दोनों क्वेश्चन से गौर करें कि सी डी एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सी डी जो है वो ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है। डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आपके जहन में होनी चाहिए। आपको डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी मैं फर्स्ट लेक्चर से ही बार बार बताता आ रहा हूँ। आपको बताया था कि हम कहते हैं कि एक नंबर ए जो है वो बी को डिवाइड करता है अगर आपके पास एक इंटीजर m मिले सच डैट कि b को आप लिख सकते हैं m टाइम a के इक्वल। ये डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आप जानते हैं। एक इंटीजर a b को डिवाइड करेगा, नॉन ज़ीरो इंटीजर a b को डिवाइड करेगा अगर एक इंटीजर m मिलेगा आपको ऐसे कि b कैन बी रिटन एज m टाइम a, ठीक है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि अगर a b को डिवाइड करेगा तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, और अगर b लिखा हो m टाइम a के बराबर तो उसे पलट कर आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से मुझे बताएं, दिस इम्प्लाइज, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी डी डिवाइड करता है ए को, दिस इम्प्लाइज सी डी डिवाइड करता है बी को। नहीं समझे? जब आप कहते हैं ए बी को डिवाइड करता है तो आप उसको ऐसे लिखते हैं बी बराबर है एम ए, और एम क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर, एक इंटीजर है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ए के साथ जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एम है। तो भाई यहाँ पर आप देखो ना, सी डी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? M1 से। यहाँ पर सी डी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? M2 से। तो अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर ये इक्वेशन की शक्ल में लिखा हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, और अगर डिविजिबिलिटी की शक्ल में लिखा हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ जाएंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब आप इन दोनों चीज़ों से ये देखें, अगर आप कहते हैं सी डी ए को भी डिवाइड करता है, सी डी बी को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब सी डी क्या हुआ? इनका कॉमन डिवाइज़र हो गया। किसका? ए और बी का। तो अगर इनका कॉमन डिवाइज़र हो गया तो सी डी ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी, तो इनके जी सी डी को भी डिवाइड करेगा। जी सी डी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। एक होता है खाली कॉमन डिवाइज़र, एक होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। तो कॉमन डिवाइज़र में, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र में फ़र्क है, ठीक है। 4 और 12 है ना आपके पास नंबर, तो 4 और 12 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बनता है 4, जबकि इनका कॉमन डिवाइज़र 2 भी है, ठीक है। तो अगर सी डी ए को भी डिवाइड कर रहा है, सी डी बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स सी डी डिवाइड करेगा इनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यानी ए बी को, ठीक है। अगर अब वो ए बी को डिवाइड करता है तो अगर आप आगे आप देखें ए बी, ये जो ए बी जी सी डी है किसके बराबर है? ये गिवन है जी सी डी ऑफ ए बी किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख लेता हूँ? इक्वल टू डी, यानी कि सी डी डिवाइड कर रहा है डी को। अब सी डी डिवाइड कर रहा है डी को, ये कब पॉसिबल है? दिस इज़ पॉसिबल इफ़ सी बराबर है +-1 के। अगर सी आपका +-1 के बराबर हो, यानी कि अगर सी 1 रख लिया जाए तो तब भी यहाँ डी रह जाएगा, डी डी को डिवाइड करेगा। अगर सी -1 रख लिया जाए तब भी ये -d बन जाएगा, तो -d डी को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर बेटा अगर आप सी की वैल्यू -1 रख लेते हैं, बट सी कैन नॉट बी -1, सी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सी आपका यहाँ पर क्या है? सी हम लेके चले थे कॉमन डिवाइज़र ऑफ A1 एंड B1, और डिवाइज़र हमेशा आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, बिकॉज C was common divisor of A1 एंड B1। सो तो कॉमन डिवाइज़र है, तो कॉमन डिवाइज़र तो हमेशा आपका होता है पॉजिटिव, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ओनली C इज इक्वल टू +1 होल्ड, दिस इम्प्लाइज C अब आपके पास क्या था? C आपके पास था कॉमन डिवाइज़र ऑफ A1 एंड B1। दिस इम्प्लाइज A1 और B1 का ये कॉमन डिवाइज़र ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। दिस इम्प्लाइज A1 की वैल्यू किसके बराबर है? A/D B/D विच इज़ इक्वल टू
1। ठीक है जी, तो ये आपके पास बेटा इसका प्रूफ था क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि अगर ए जो है बी क्यू प्लस आर के बराबर है, अब ये आप जानते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड द लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, और ये आपने डिवीजन एल्गोरिदम में देखा होगा। ठीक है, अगर ए बी क्यू प्लस आर के बराबर है तो आपने प्रूव करना है कि ए और बी का जीसीडी और बी और आर का जीसीडी ये दोनों बराबर होते हैं। इसको जर्नली प्रूव करने से पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर 10 को 6 पर डिवाइड कर दिया, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 4 आ गया आपके पास। अब आप 10 को ऐसे लिख सकते हैं 6 1 जा 6 प्लस रिमाइंडर 4। यहाँ पर जो 10 है वो आपके पास ए है। अकॉर्डिंग टू डैट रिज़ल्ट इसको और इसको कंपेयर करें, ए की जगह 10 लिखा हुआ है, बी की जगह 6 है, यानी बी जो डिवाइज़र है यहाँ पर, क्यू यहाँ पर कोशंट है, कोशंट यहाँ पर 1 है, और रिमाइंडर जो बचता है 4 वो आ रहा है आपके पास। अब अगर आप ए और बी का जीसीडी निकालें तो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 6 है। 10 और 6 का जीसीडी मैंने मतलब आपको बताया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो 10 और 6 को दोनों किसी एक ही टेबल में किस में आते हैं, ठीक है, 2 में आते हैं, और यही इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है, अदरवाइज जीसीडी आपको निकालने आता है। तो 10 और 6 का जीसीडी 2 है। अब आप बी और आर, बी की वैल्यू 6 है और आर की वैल्यू 4 है, इनका भी जीसीडी निकालने वो भी 2 के इक्वल आता है। तो आपने इस एग्जांपल से देखा कि यहाँ पर ए और बी का जीसीडी दोनों सेम है, लेकिन ये तो एग्जांपल है, आपने इसको जर्नली प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, लेट ये जो ए और बी का जीसीडी है इसका नाम हम डी रख लेते हैं, इसे मैं 1 कह देता हूँ। और ये जो बी आर का जीसीडी है, जीसीडी ऑफ बी आर, इसका नाम हम के रख लेते हैं, इसे मैं 2 कह देता हूँ। एंड ये जो चीज़ आपके पास गिवन है ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको हम 3 कह देते हैं। तो अब आपका टारगेट क्या है, टारगेट आपका ये है कि इसका नाम आपने डी रखा है और इसका नाम आपने के रखा है, तो आपका टारगेट ये है कि डी और ए को इक्वल प्रूफ करना है। वी नीड टू शो डैट, या वी वांट टू शो डैट, वी वांट टू शो डैट डी इक्वल है के। अब ये दो नंबर आपस में इक्वल आपने प्रूफ करने हैं, ये कब पॉसिबल होगा, दिस इज़ पॉसिबल। यहाँ पर जो मैं स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करूँगा इसको प्रूफ करने के लिए, जो तरीकाकार इस्तेमाल करूँगा वो ये है, आपने प्रूफ करना है डी के बराबर है। दिस इज़ पॉसिबल, ये हम इस तरह प्रूफ करेंगे कि आप ये कहीं प्रूफ कर दें किसी तरीके से कि डी के को डिवाइड करता है और के भी डी को डिवाइड करता है। दो नंबर अगर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, वो दोनों नंबर एक, आप असल में दो मुख्तलिफ नंबर नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। तो अगर आपने प्रूव करना है कि यहाँ पर डी के इक्वल है, तो इट मीन्स आप प्रूफ करें डी के को भी डिवाइड कर रहा है और उल्टा के डी को डिवाइड करता है। ले बेटा, अब यहाँ पर इसको हम प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करूँगा और क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुँचेंगे, फिर 2 को यूज़ करेंगे, दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 तक पहुँचेंगे। अब कैसे करेंगे ज़रा देखें, हम लिखेंगे फ्रॉम 1, देखें ए और बी का जीसीडी कौन है, डी है। तो जीसीडी की डेफिनेशन ये होती है कि वो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो इसका मतलब डी ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, फ्रॉम 1 डी डिवाइड करेगा ए को एंड डी डिवाइड करेगा बी को, क्योंकि ये इनका जीसीडी है। जीसीडी की डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है तो ऐसा ये नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। अब अगर ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जीसीडी की डेफिनेशन ही होती है, थ्योरम होता है हमारे पास कि अगर ए और बी को जीसीडी डिवाइड कर रहा है तो इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज डी विल डिवाइड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी।
तो ए और बी का जो लीनियर कम्बिनेशन है डी उसको भी डिवाइड करेगा। अब ए और बी का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो हमने खुद नहीं बनाना, वो यहाँ पर बनाया पड़ा हुआ है आपके पास। फ्रॉम 3 एज फ्रॉम 3 अगर आप r की वैल्यू निकालें तो r कैन बी रिटन एज, इसको उधर ले जाएं, ये आ जाएगा a इंटू 1 प्लस बी टाइम माइनस क्यू, ये हो जाएगा ना, माइनस बी क्यू हो जाएगा, तो क्यू के साथ माइनस का निशान लगा दिया ये। तो ये क्या है, दिस इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, दिस इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ये जो आर है कि आर क्या शो कर रहा है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी को। लीनियर कम्बिनेशन की क्या डेफिनेशन थी, ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म इज कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर ये ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म बन गई, ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो आपने क्या लिखा कि डी विल डिवाइड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी का जो लीनियर कम्बिनेशन वो कौन है, आर है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इम्प्लाइज डी विल डिवाइड आर। तो डी ने आर को डिवाइड कर दिया। अब मैंने कहा था कि आपने 1 को इस्तेमाल करके 2 तक पहुंचना है। अब 2 में देखें दो नंबर हैं, एक बी है और एक आर है। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि डी ने आर को डिवाइड कर दिया है। अब अगर ने डी ने आर को डिवाइड कर दिया तो डी बी को तो पहले ही डिवाइड कर रहा था, ये ऊपर है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर डी डिवाइड कर रहा है बी को। तो डी ने आर को डिवाइड कर दिया और बी को पहले ही डिवाइड कर रहा था, तो इसका मतलब डी अगेन विल डिवाइड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बी एंड आर, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि डी ने अगर आर को डिवाइड कर दिया और डी ने बी को भी डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब डी जो है वो बी और आर का क्या हो गया, कॉमन डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो अगर ये इनका कॉमन डिवाइजर है तो फिर डी क्या करेगा, इसके जीसीडी को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज डी विल डिवाइड के। भाई कैसे के को डिवाइड करेगा, नहीं समझे, डी ने आर को डिवाइड कर दिया, ये आपको समझ आ गया। आगे 2 में क्या है, 2 नंबर हैं बी और आर हैं, आर को भी डिवाइड कर रहा है और बी को पहले ही डिवाइड कर रहा था, डी बी को पहले डिवाइड कर रहा था। इसका मतलब डी जो है वो आर को भी डिवाइड कर रहा है, डी बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डी इन दोनों का कॉमन डिवाइजर हो गया। तो अगर ये इनका कॉमन डिवाइजर है तो फिर डी क्या करेगा, आर और बी के दोनों के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को डिवाइड करेगा ना। एक कॉमन डिवाइजर है, एक होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो डी यहाँ पर अगर आर को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज डी इज कॉमन डिवाइजर ऑफ आर एंड बी। यहाँ पर लिख लें दिस इंप्लाइज, इसके बाद आपने लिखा डी डिवाइड आर एज डी चूँकि बी को भी डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज डी डिवाइड करेगा आर और बी दोनों के क्या, किसके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को। और अब ये आर और बी है क्या, आर और बी का जीसीडी कौन है, के है। तो डी डिवाइड किसको करेगा, के को डिवाइड करेगा। इसे हम कह देते हैं 4। ठीक होगी बात ये। अब हमने 2 को यूज़ करना और दोबारा 1 की तरफ जाना है बाप ने, ठीक है। नाउ फ्रॉम 2 के जो है वो इन दोनों का जीसीडी है, ठीक है। जिस तरह हमने डी के मतलब लिखा था कि डी इन दोनों का जीसीडी है, तो डी ने ए को भी डिवाइड किया, बी को भी डिवाइड किया। इसी तरह अब आप 2 से लिखेंगे, फ्रॉम 2 डी डिवाइड करेगा बी को भी, सॉरी डी नहीं है यहाँ पर, 2 में क्या है, के है, के डिवाइड करेगा बी को भी, के डिवाइड करेगा आर को भी। दिस इंप्लाइज के विल डिवाइड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बी एंड आर। तो के जो है वो इन दोनों के बी और आर के लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। अब बी और आर का लीनियर कम्बिनेशन कौन है, ये ऊपर पड़ा हुआ है, ये बी और आर का लीनियर कम्बिनेशन कौन है, ए है। ए कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस आर टाइम 1। दिस इंप्लाइज के डिवाइड ए, बिकॉज यहाँ पर ए जो है वो आप लिख दें वो बराबर है बी क्यू प्लस आर टाइम 1 के बराबर है। तो ए इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बी एंड आर। तो के ने किसको डिवाइड कर दिया,
बी और आर के लीनियर कम्बिनेशन को, और इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन कौन है, ए के बराबर है। तो के ने ए को डिवाइड कर दिया। अब ए किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है। अब 1 में दूसरी चीज़ कौन सी है, बी है। ए को ये पहले डिवाइड कर चुका है और बी को क्वेश्चन नंबर 2 में बी शामिल था, तो बी को पहले ही डिवाइड कर रहा था के। दिस इम्प्लाइज के ए को भी डिवाइड कर रहा है एंड के बी को भी डिवाइड कर रहा है। दिस इम्प्लाइज के डिवाइड करेगा इन दोनों के इन दोनों के GCD को डिवाइड करेगा, यानी के इन दोनों का हो गया कॉमन डिवाइज़र। के ने डिवाइड कर दिया। अब ये ए बी जो GCD है, GCD ऑफ ए बी को किससे डिनोट किया आपने, डी से डिनोट किया, तो के डी के बराबर आ गया। के डिवाइड करके डी को, इसे आप 5 कहते हैं। बेटा नेक्स्ट यहाँ पर 4 और 5 को अगर देखें तो फ्रॉम 4 एंड 5, आपने 4 में कहा कि डी के को डिवाइड कर रहा है और 5 में कहा के डी को डिवाइड कर रहा है, तो दिस इज़ पॉसिबल के बराबर है प्लस माइनस डी के। देखें ना, 2 नंबर हैं, वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, पहला दूसरे को डिवाइड करता है, दूसरा पहले को डिवाइड करता है। तो ये क्या कब पॉसिबल हो सकता है कि जब वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, मतलब अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा -2 है, ठीक है, तभी एक दूसरे को डिवाइड करेंगे ना, ठीक है। तो अगर आप के कहते हैं डी के को डिवाइड कर रहा हो, के डी को डिवाइड कर रहा हो, तो दिस इज़ पॉसिबल कि के जो है वो प्लस माइनस डी के बराबर है। लेकिन के नेगेटिव नहीं हो सकता, जिसना भी हमने पहला प्रूफ किया था उसमें भी ऐसी था। तो के इज़ ग्रेटर दैन 0, क्यों, एज बीइंग अ GCD, ठीक है, क्योंकि के क्या है, एक GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की डेफिनेशन होती है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो लिहाजा यहाँ से के जो है वो डी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, उसकी तरफ देखें। थोड़ा सा कुछ शोर भी है यहाँ पर, जो कि संडे है, तो संडे में बच्चे भी बाहर गली में खेलते हैं, ठीक है, तो शायद उसकी वजह से भी आपको डिस्टॉर्शन थोड़ी सी फील हो रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखें पार्ट। नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट मैं यार ये पेपर के ऊपर सोल्व किया हुआ था, इधर से करवा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना आपको जैसे बताया कि आवाज़ की बड़ी डिस्टॉर्शन है, कुछ शोर था गली में, और कुछ थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट आपका पास पेपर में कुछ इस तरह है, कहते हैं जी डिटरमाइन ऑल दी इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के, ये लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन आपको दी हुई है 5x + 12y = 3। इसके आपने जितने भी इंटीग्रल सॉल्यूशन निकलते हैं उनको डिटरमाइन करना है। दूसरे अल्फाज में यहाँ पर उसने आपको डायरेक्टली, पहले तो ये अक्सर कह देता है ना कि आप इस लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करें, तो यहाँ पर लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन का नाम तो नहीं इसने इस्तेमाल किया, इनडायरेक्टली आपको ये कहा है कि आप इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन सॉल्व करें, यानी कि इसी लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन को ही सॉल्व करना आपने। अब वो कैसे सॉल्व करना है वो आप देखते हैं। तो ये लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका का सबसे पहले बेटा आप लोग जानते हैं कि हमने सबसे पहले ये करना होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है और जो कोफिशिएंट ऑफ y है, इनका GCD निकालना है। GCD निकालने के बाद अगली बात क्या है वो बताता हूँ आपको। पहले 12 और 5 का GCD कैसे निकालना है, ये 12 अंदर लिख लिया, 5 को बाहर लिखा, 5 2 = 10, रिमाइंडर 2 आ गया, ये 5 अंदर आ गया, यहाँ पर 2 2 = 4, रिमाइंडर 1 आ गया, और 1 2 = 2, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। तो आपके पास जो 5 और 12 का GCD आ गया, ये आखिरी नंबर यानी 1, तो 5 और 12 का GCD आपके पास आ गया 1 के बराबर। अब अगली बात आपने ये देखनी है कि जो GCD निकला है, ये जो 1 आया है, इसकी राइट साइड को डिवाइड करता है, तो ज़ाहिर सी बात है इसका GCD 1 आया है, और 1 आपके पास हर नंबर को डिवाइड करता है, लिहाजा 1 3 को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर 5 और 12 का GCD मिसाल के तौर पर 2 आता है और 2 3 को डिवाइड नहीं करता, तो लिहाजा इसका आपने यहाँ पर लिख देना था कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर आपने आके चेक करना है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, तो यहाँ पर खैर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब उसके बाद अगला काम हमने लिखना है बाय सक्सेसिव डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। सक्सेसिव डिवीजन एल्गोरिदम प्रोसीजर के तहत, वो क्या है सक्सेसिव डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब क्या मतलब है, आपने अंदर किसको डिवाइड किया 12 को, तो 12 को यहाँ पर लिखा, किससे डिवाइड किया था 5 से, 5 लिखा, मल्टीप्लाई किससे किया 2 से, तो 5 × 2 लिखा, रिमाइंडर क्या बचा 2, तो ये 2 आ गया, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब उसके बाद आपने दोबारा किसको डिवाइड किया था 5 को डिवाइड किया था, ठीक है, किस पर डिवाइड किया था 2 पर, तो ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई किससे किया था 2 से, तो 2 2 = 4 आ गया, रिमाइंडर क्या बचा 1 आ गया, तो 5 को लिख लिया 2 2 = 4 + 1, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। आखिरी मरतबा आपने 2 को डिवाइड किया किस पर 1 पर, तो 1 2 = 2, और रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब आपने यहाँ पर जो रिमाइंडर जिसमें 0 आया है, इसको क्वेश्चन नंबर कोई क्वेश्चन नंबर देने का की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना,
ये जो ऊपर वाली दो इक्वेशंस हैं इनको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 2 से ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है, यानी ये जो नंबर 1 है, इसकी कीमत निकालनी होती है। तो ये 1 को इधर आने दें, ये 2 टू द 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये इसे मैं लिख लूँगा 5 - 2 × 2 = 1 आ जाएगा ये। इसे क्वेश्चन नंबर 3 कह देंगे। अब ऊपर चलें क्वेश्चन नंबर 1 में, अब आपने यहाँ से 2 की वैल्यू निकालनी है, ये 2 की, ठीक है। इस 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 5 टू द 10 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 = 12 - 5 × 2, ठीक है। अब आपने ये जो 2 की वैल्यू निकाली होती है, इसको आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 थी जो कि 2 से बनी है, इसमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो 2 की जगह आपने ये सारी वैल्यू पुट करनी है। तो ये लिखूँगा पहले 5, फिर आएगा ये -2, फिर इस 2 की जगह ये लिख दिया 12 - 5 × 2 = 1 आ गया। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 5 - 12 2 × 12 माइनस प्लस 5 × 4 = 1 आ गया। इसे 12 टू द 24 नहीं लिखना आपने, ना ही 5 4 द 20 लिखना है, ठीक है। एक्चुअली हम यहाँ पर आकर क्या करना चाह रहे होते हैं, ये जो आपका 1 GCD निकला होता है ना, इसको लिखना चाह रहे होते हैं एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 5 और 12 के। क्या करना चाह रहे होते हैं, वी वांट टू एक्सप्रेस 1 एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 5 और 12, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये लिखा है 5 लिखा 4 टाइम, और यहाँ पर लिखा है 5 लिखा 1 टाइम। तो ये 5 कितने टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया। तो इसे मैं लिखूँगा 5 × 5, और ये आ गया -12 × 2 = 1। अब आप चेक करें, 5 5 × 25 हो गया, 12 2 × 24 हो गया। तो 25 में से 24 माइनस करें, 1 बच गया। इसका मतलब यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक काम किया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद बेटा जी यहाँ पर मैंने क्या किया, ये माइनस को इस 2 के साथ लिख दिया, सेंटर में प्लस कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, ये यहाँ पर इस स्टेप तक पहुँचने के बाद मैंने इस इक्वेशन को अपनी दी हुई ओरिजिनल इक्वेशन में बदलना है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, 5x + 12y = 3। तो सेंटर में क्या है, प्लस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको और इसको कंपेयर करें, इसकी इस साइड पर लिखा है 3 और इधर लिखा है 1। तो इस 1 को मैं 3 बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊँगा, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 3 15 बन गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -6 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 बनता 3 आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं। अब ये 4 को और ये जो गिवन क्वेश्चन स्टार है, इसको कंपेयर करके देखें। 5 की जगह 5 आ गया, x की जगह क्या आ गया 15 आ गया, y की जगह क्या आ गया -6 आ गया, और 3 की जगह 3 है। तो आपके पास कंपेयरिंग करने से x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू -6 निकल आई। सो वन ऑफ द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ स्टार, तो उस गिवन इक्वेशन स्टार का एक सोल्यूशन ये है, ठीक है। उसका नाम हमने x0 y0 रख लिया। x0 की वैल्यू 15 और y0 की वैल्यू कितनी आ गई -6। हैंस अगर याद रखिएगा, डायफाइन इक्वेशन का एक सोल्यूशन निकल आता है तो समझ लें फिर उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक हो गई बात ये। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ स्टार इज़, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन बेटा आ जाएगा उसका फार्मूला ये है, x = x0 + b/d टाइम t, और y = y0 - a/d टाइम t, और t क्या है, एक इंटीजर है। इनमें ये वैल्यूज़ पुट आउट कर देंगे। x0 की वैल्यू 15 है, y0 की वैल्यू -6 है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 1 है। ये तमाम वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 + x की वैल्यू आ जाएगी 15 + 12t, और y की वैल्यू आ जाएगी -6 - 5t, और t बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हो गया। थोड़ी सी बस ये एक अपनी तरफ से एक ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कुछ समझ आ जाए, ठीक है। तो चलें, आपका भी भला हो जाएगा ये। तो कुछ थोड़ी सी मेरी बैक में पेन है, जिस वजह से ज़्यादा मुसलसल मुझसे खड़ा होकर पढ़ाना भी मुश्किल होता है, और कुछ थोड़ा सा शोर वगैरह की वजह से भी मुझे थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पढ़ाने में। तो मैंने कहा चलें, इस तरह एक काम थोड़ा सा जल्दी फास्ट भी हो जाता है, ठीक है, और चलें थोड़ा सा ज़रा बेहतर हो जाएगा, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखें। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है शो डैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। ये आपने प्रूफ करना है, और ये तमाम क्वेश्चन 5-5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आए हुए हैं, ठीक है। तो कहता है कि आपने प्रूफ करना है कि जो प्राइम्स की तादाद है ना वो इनफाइनाइट है। ये आपका टारगेट है। शो डैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, ये आपका टारगेट है प्रूफ करना, ये थ्योरम है आपका। हम इसको ऑन द कॉन्ट्रेरी सपोज करेंगे। लेट सपोज दैट द नंबर ऑफ प्राइम्स आर फाइनाइट। आप लेट कर लें कि जो नंबर ऑफ प्राइम्स हैं फाइनाइट हैं, और वो जो फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स हैं वो कौन कौन से हैं। दे आर, पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर दूसरा 3 है, फिर तीसरा 5 है, फिर 7 है, अप टू सोन p, और p बीइंग द लास्ट प्राइम, और ये p जो है वो आखिरी नंबर है प्राइम, ठीक है। तो इस बात आपने फाइनाइट मान लिया है, तो फिर एक आखिरी नंबर होगा ना कोई प्राइम p, तो आपने मान लिया कि आखिरी नंबर प्राइम p है।
अब यहाँ से इन प्राइम p से मैं एक नंबर बनाने लगा हूँ, एक इंटीजर n बनाने लगा हूँ, ठीक है। कंसीडर द इंटीजर n, वो इंटीजर कैसे बना है, इन सब को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लें कि मेरे पास सिर्फ 4 प्राइम है, 2 3 5 7। अब इन 4 प्राइम से मैंने एक n बनाया है, ठीक है। वो n कैसे बना है, इन चारों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर n लिख लेता हूँ मैं, ये n मैंने बनाया है, वो कैसे बनाया है, इन चारों को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 प्लस कर दिया। तो चारों को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करके इस एग्जांपल में 211 बन गया मेरे पास ये, ठीक होगी बात ये। अब आपने देखना है, नाउ n इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम। अब ये जो n बनेगा ना, जो कि 1 प्लस करके बना है, ठीक है, ये कभी भी इन में से किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होगा। वो ज़ाहिर सी बात है, आप जानते भी हैं कि ये प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट अगर ये 1 ना हो, ये 1 ना हो तो फिर तो ये प्रोडक्ट हर एक अपने ऊपर डिवाइड हो जाएगा, 2 पर भी डिवाइड होगा, 3 पर भी डिवाइड होगा, यानी हर नंबर पर डिवाइड होगा। जब इस प्रोडक्ट में आप 1 जमा कर लेंगे तो जो नया आंसर आएगा वो तो नहीं डिवाइड होने वाला। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये प्रोडक्ट करके 1 प्लस किया 211, तो 211 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, 3 पर भी डिवाइड नहीं होता, 5 पर भी डिवाइड नहीं होता, 7 पर भी डिवाइड नहीं होता। आप डिवाइड करके देख लें, ये डिवाइड नहीं होगा। नाउ n इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम। तो लिहाजा ये जो इंटीजर n है, जो कि आपने 1 जमा करके बनाया है, ये इन में से किसी भी प्राइम p के ऊपर डिवाइड नहीं होगा। अब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, दिस मीन्स n हैज़ अ नो प्राइम डिवाइडर। लिहाजा n जो है वो कोई भी प्राइम डिवाइडर नहीं रखता, क्योंकि आपने प्राइम डिवाइडर यही माने हैं ना, है ही प्राइम सिर्फ इतने, आपने माना कि प्राइम सिर्फ इतने से हैं, तो इसका मतलब n का कोई भी प्राइम डिवाइडर नहीं है। बिकॉज देयर आर दी ओनली प्राइम्स विच एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, क्योंकि सिर्फ प्राइम्स वही हैं जो हमने अपनी एजम्पशन के मुताबिक मान लिए कि सिर्फ इतने से हैं। बट दिस इज़ कंट्राडिक्शन टू दिस थ्योरम। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है एक थ्योरम के साथ। कौन से थ्योरम के साथ, वो थ्योरम ये कहता है कि विच स्टेट्स दैट एवरी इंटीजर हैज़ अ प्राइम डिवाइडर। वो थ्योरम ये कहता है कि हर इंटीजर का एक प्राइम डिवाइडर होता है। एक थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि हर इंटीजर का एक प्राइम डिवाइडर होता है। तो ये n, ये भी तो एक इंटीजर है ना, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो इंटीजर है, ये जो इंटीजर n बना है, ये ना 2 पर डिवाइड होता है, ना 3 पर डिवाइड होता है, ना एंड पे p पर डिवाइड होता है, किसी पर भी डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये इनमें से किसी भी प्राइम p पर डिवाइड नहीं होता। अब अगर ये किसी भी प्राइम p पर डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब इस इंटीजर का तो कोई प्राइम डिवाइडर नहीं मिला। तो इसका मतलब फिर ये बात गलत हो गई, ये जो थ्योरम आप पहले से मान के आए हैं। अब लेकिन मैथमेटिक्स की ये खूबी होती है कि जो चीज़ पहले प्रूफ हो चुकी है हम उसको हमेशा ट्रू मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम इस थ्योरम को गलत नहीं कह सकते, बट दिस इज कंट्राडिक्शन टू द असम्पशन, ठीक है। लिहाजा ये जो थ्योरम के हर इंटीजर का एक प्राइम डिवाइडर होता है, ये बात तो गलत साबित हो गई अगर हम इसको सही मान के चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। लिहाजा हमारी ये जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। और हमारी अजम्पशन क्या थी कि नंबर ऑफ़ प्राइम फाइनाइट है, सिर्फ इतने से प्राइम है, ठीक है। लिहाजा ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। हैंस दी नंबर ऑफ़ प्राइम्स आर इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ़ प्राइम आपके पास इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट। नहीं बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट आसान सा क्वेश्चन है, 5 नंबर के मुफ्त के नंबर हैं ये। कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू पावर 50 इज़ डिवाइडेड बाय 7। जब 2 की पावर 50 को 7 पर डिवाइड किया जाए तो आपने बताना है रिमाइंडर क्या बचेगा। देखें जी, 2 की पावर 50 तक आपने पहुंचना है बेटा, ठीक है। हम 2 की पावर 7 पर आपने डिवाइड करना है ना, तो 2 की कौन सी पावर है जो 7 से बड़ी होती है, तो 2 की पावर 3 है 8। तो 8 जो है वो आपके पास अगर उसको 7 पर डिवाइड किया जाए तो बाकी क्या बचता है, रिमाइंडर 1। अब यहाँ पर आपको कांग्रुएंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हम जानते हैं कि एक नंबर ए जो है वो बी के कांग्रुएंट होता है मॉडुलो एम के लिहाज से अगर m डिवाइड करे a माइनस बी को। ये चीज़ें वो आपने कांग्रुएंसी की डेफिनेशन आपके ज़हन में होनी चाहिए। एक नंबर a b के कांग्रुएंट होगा मॉडुलो m के लिहाज से अगर m डिवाइड करे इन दोनों के डिफरेंस को। तो 2 की पावर 3 कांग्रुएंट है 1 के। यहाँ पर याद रखें ये जो तीन लाइन है ये कांग्रुएंसी की लाइन है। इधर जो चीज़ बचती है ये रिमाइंडर को शो करती है। मॉडुलो के बाद ये जो नंबर होता है ये डिवाइज़र होता है। 2 की पावर 3 यहाँ पर जिसको डिवाइड कर रहे हैं आप, यानी डिविडेंड है। तो यहाँ पर a डिविडेंड है, b आपके पास रिमाइंडर है, m डिवाइज़र है यहाँ पर, सही है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 2 की पावर 3 जो है वो 1 के कांग्रुएंट है मॉडुलो 7। इसका मतलब ये है कि 7 जो है वो डिवाइड करेगा 2 की पावर 3 माइनस 1 को। आप चेक कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 माइनस 1 7 आ गया, 7 7 को डिवाइड करता है। अच्छा, अब यहाँ पर 1 आ गया। अब आपने 50 की पावर 50 के करीब करीब जाना है। तो मैंने दोनों तरफ पावर क्या कर ली, यहाँ पर पावर 16 ले ली दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ पावर 16 ले ली, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 उसकी पावर 16, इधर भी 1 की पावर 16 आ जाएगी। अब 1 की पावर 16 हो या कुछ भी हो, आंसर 1 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 की पावर 48 जो है वो किसके कांग्रुएंट होगी,
1 के कांग्रुएंट होगी मॉडुलो 7 के। अब उसके बाद 2 की पावर 50 बनाने के लिए मैंने दोनों तरफ 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की पावर 2 यानी 4 से, इधर भी 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 की पावर 2 यानी 4 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2 की पावर 50 और इधर आंसर क्या आ गया 4। तो लिहाजा 2 की पावर 50 जो है वो मॉडुलो 7 क्लास से 4 के कांग्रुएंट है, यानी कि जब आप 2 की पावर 50 को 7 पर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा 4 बचेगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है आपका कहता है शो डैट एन इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 3। एक इंटीजर 3 पर डिवाइड होगा अगर उसका सम जो है, उसके डिजिट्स का सम जो है वो 3 पर डिवाइड होता है। एक नंबर 3 पर कहता है डिवाइड होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। मतलब क्या है इसका, यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एक नंबर जो है मिसाल के तौर पर 27 है। अब आप जानते हैं 27 जो है वो 3 पर डिवाइड हो जाता है, 3 डिवाइड करता है 27 को। आप गौर करें कि अगर 27 3 पर डिवाइड होता है ना, तो इसका मतलब है 3 डिवाइड करेगा इस 27 के डिजिट्स के सम को। अब इसके डिजिट का सम कितना बनता है 2 + 7 9, तो 9 3 पर डिवाइड होता है। आपने एक नंबर लिखा मिसाल के तौर पर 333। अब आप जानते हैं ये 3 पर डिवाइड हो जाता है। अब ये 3 पर अगर डिवाइड हो जाता है ना, तो आप चेक करके देखें इसके डिजिट्स का जो सम आएगा डैट इज़ अगेन 9, तो ये 3 पर डिवाइड होगा। यानी कि एक नंबर 3 पर डिवाइड होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर उसके डिजिट्स का सम 3 पर डिवाइड हो। यानी अगर डिजिट्स का सम 3 पर डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 पर डिवाइड होता है, और अगर वो नंबर 3 पर डिवाइड होता है तो उसके डिजिट्स का सम जो है वो 3 पर डिवाइड होगा। ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए बेटा अब हम इसको जर्नली प्रूफ करते हैं। पहले मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल से समझाया। थ्योरम का प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चंद एक सपोजिशन हमने कर लेनी है। मैंने कहा जी लेट एन बी एन इंटीजर, ये एन वो इंटीजर है, ज़ाहिर सी बात है। वहाँ पर तो मैंने एक नंबर लिया ना 333 या 27, तो यहाँ पर हमने जर्नली लेट करना है लेट एन बी एन इंटीजर विच हैज़ दी फॉर्म। अब एक नंबर एन है वो इस फॉर्म का है, ठीक है, डी के -1 अप टू सम D2 D1 D0। अब ये डी के -1 क्या है, वेयर डी के -1 D2 अप टू सम D0 आर दी डिजिट्स ऑफ एन। ज़ाहिर सी बात है एन आपके पास एक नंबर है तो इसके कोई ना कोई डिजिट्स तो होंगे। जैसे 27 के 2 डिजिट हैं 2 और 7, 333 के 3 डिजिट थे 333, ठीक है। तो एन के डिजिट्स ये हो गए, सही है कि नहीं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इज़, अब अगली बात आप जानते हैं कि यहाँ पर एन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को आप गौर से देखें, मैं भी आपको बताता हूँ ये कैसे लिखा है मैंने। देखें जी, आप कोई भी नंबर पकड़ लें, चाहे 2 डिजिट वाला हो 3 डिजिट वाला हो, उसको आप डेसिमली कैसे लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर बात करता हूँ 89 की, तो आप 89, अब ये अभी मैं ये नंबर जो है ये 3 पर डिवाइड नहीं हो रहा, मैंने इसकी बात नहीं की, मैंने एक जनरल बात की है कि नंबर है, इसको आप डेसिमली रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी, इसको कैसे लिखेंगे। आप इसे लिखेंगे इस तरह 80 + 9, ठीक है। आगे आप इसे लिखेंगे इस तरह 8 × 10 की पावर 1 + 9 × 10 की पावर 0 लिखना चाहते हैं लिख लें, अदरवाइज़ 9 × 10 की पावर 9 खाली लिख सकते हैं। तो आपने 89 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये रख ली, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक नंबर है आपके पास 923, इसको आप ऐसे लिखेंगे ना 900 + 23 + 20 + 3। 900 को आप लिखेंगे 9 × 10 की पावर 2, 20 को आप लिखेंगे 2 × 10 की पावर 1 और ये +3 आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी नंबर है उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह लिखते हैं, ये आपके सामने लिखी हुई है। पहला अगर डिजिट 9 है तो 9 के आगे जितने डिजिट हैं वो 10 की पावर 2 आ गई, फिर अगला 2 लिखा तो 2 के बाद जितने डिजिट हैं वो 10 की पावर 1 रह गई और आगे 3। मिसाल के तौर पर मैं लिखना चाहता हूँ 1537 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो 1 लिखूँगा। अब आगे इसके आगे 3 डिजिट हैं तो लिखूँगा 10 की पावर 3, फिर आगे लिखूँगा 5, फिर आगे 2 डिजिट रह गए तो 10 की पावर 2 आ गई, फिर लिखूँगा 3, फिर आगे 1 डिजिट रह गया तो 10 की पावर 1 और लास्टली 7 आ गया। तो ये मेरे पास 1537 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है आपके सामने कि ये आपके पास सबसे पहले तो इस n के ये डिजिट्स आ गए हैं, तो इन n के डिजिट्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये कुछ इस तरह आ गई। पहले 10 की पावर k आ गई, पहला डिजिट आ गया, फिर प्लस दूसरा डिजिट आया इंटू 10 की पावर k - 1 रहेगी, अप टू 100 चलता गया। ये आपके पास आखिरी D1 × 10 की पावर 1 और D0 आ गया, ठीक है। अब अगली बात यहाँ पर ये लेट कर लें, लेट S डिनोट दी सम ऑफ डिजिट्स। ये जो n के डिजिट्स हैं ना, इनका सम जो है वो S है। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये 923 है तो इसके डिजिट्स कौन है 9 2 और 3, इसका हमने सम का नाम S रख लिया, ठीक हो गई बात ये। तो लेट S डिनोट दी सम ऑफ डिजिट्स।
ऑफ एन, आवर टारगेट इज़ टू शो डैट। अब आपका जो टारगेट है इस थ्योरम में आपने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि अगर 3s को डिवाइड करता है यानी इस सम ऑफ डिजिट्स को, दिस इम्प्लाइज देन 3n को डिवाइड करेगा यानी कि असल नंबर को डिवाइड करेगा, एंड और अगर 3n को डिवाइड करता है असल नंबर को तो देन 3s को डिवाइड करेगा। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो पहले मतलब इसको हम लेके चलेंगे, 3s को डिवाइड करता है तो हम प्रूव करेंगे 3n को डिवाइड करता है, और अगर फिर 3n को डिवाइड करता है तो फिर हम प्रूव करेंगे 3s को डिवाइड करता है। ठीक होगी बात, ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें, अप्रूव करते हैं इसको। क्या मैं यहाँ पर 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 9 + 1, 100 को हम लिख सकते हैं 99 + 1, और 99 को हम लिख लेते हैं 9 × 11 + 1। इसी तरह 1000 को हम लिख लेते हैं 9 × 111 + 1 एक्सेट्रा। ये काम प्रोसीजर चलता जाएगा आपके पास। सो n कैन बी रिटर्न है, तो आपका जो n है अब n क्या था आपका, n आपके पास था ये dk × 10 की पावर k dk -1 10 की पावर k -1 अप टू सोन d नोट। तो यहाँ पर मैं अब इस n को देखें किस तरीके से लिखने लगा हूँ। यहाँ पर जो d नोट है यानी कि जिसके साथ 10 नहीं है उसको लहदा कर लिया, d1 के साथ था 10 टाइम d1, तो 10 को मैंने लिख लिया 9 + 1। आगे d2 के साथ यहाँ पर लिखा हुआ था 100 तो 100 को मैंने लिख लिया 9 × 11 + 1। d3 के साथ लिखा हुआ 1000, तो 1000 को लिख लिया 9 × 111 + 1 अप टू सोन। ये प्रोसीजर चलता जाएगा आपका लास्ट डिजिट तक। ठीक होगी बात ये। अच्छा, इन तमाम में से वो वाली टर्म्स हम लहदा कर लेते हैं जिनमें डी नोट d1 आ रहा है। ये d नोट आ गया, इसको d1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये d1 आ जाएगा, यहाँ से d2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये d2 आ जाएगा। अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा dk के साथ, और बाकी वो वाली रकमें बचेंगी जिनमें 9 आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखें 9 टाइम d1, यहाँ पर आएगा 9 टाइम d2, तो इनमें से हर वैल्यू के साथ 9 आएगा, वहाँ से 9 कॉमन निकालते जाएंगे। यहाँ से 9 कॉमन निकाला, ये d1 रह गया, यहाँ से 9 कॉमन निकाला तो यहाँ रह गया 11 d2, यहाँ से 9 कॉमन निकाला तो ये रह गया 111 d3 अप टू सोन dk तक ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये d नोट d1 d2 dk ये क्या था, ये आपके पास सम ऑफ डिजिट्स था, और इसको मैं s सपोज करके आया था शुरू में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको s कह दिया, 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू आपके पास एज इट इज़ वैसे नीचे लिख ली मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब इसका मतलब आपका जो n है वो इस तरह बन गया है, आपका इंटीजर n मैंने लिखा n कैन बी रिटर्न एज, तो n को आप ऐसे लिख सकते हो n = s + 3 का स्क्वायर टाइम d1 + 11 टाइम d2 111 d3 अप टू सोन dk। इसे मैंने स्टार कह दिया। अब हमारा प्रूफ शुरू होता है। लेकिन जी हम लेट कर लेते हैं पहले कि n लेट कर लेते हैं कि 3s को डिवाइड करता है। s मीन सम ऑफ डिजिट्स को डिवाइड करता है। अगर 3s को डिवाइड करता है तो हम प्रूफ करेंगे कि 3n को भी डिवाइड करता है। अच्छा, मुझे बताइए अगर 3s को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है कि s जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, यानी s जो है वो 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो मैंने s को लिख लिया 3 टाइम k बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो s को आपने लिख लिया, s को लिख लिया आपने s = 3k फॉर सम इंटीजर k बिलोंग टू z, सो स्टार बिकम। अब यहाँ से स्टार में वैल्यू पुट कर दें तो n आ जाएगा, n = s की जगह आपने क्या पुट कर दिया 3k, आगे आ गया +3k का स्क्वायर, आगे आ गई ये सारी वैल्यू d1 11 d2 111 d3 अप टू सोन dk तक ये प्रोसीजर चलता गया। अब इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लें आप, 3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास k, और ये आ गया +3 टाइम d1 11 d2 111 d3 अप टू सोन dk, और 3। अब ये क्या शो कर रहा है, दिस इज़ डिविजिबल बाय 3। ये 3 पर कब डिवाइड होना था, जब इसमें 3 कॉमन निकला था। तो आपने देखा कि आपने 3 कॉमन निकाल लिया, इट मीन्स n आपका 3 पर डिविजिबल हो गया। कब, जब आपने 3 को s पर डिवाइड किया था, s को 3 पर डिवाइड किया था। अब कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं कि 3 जो है वो n को डिवाइड करता है, तो हम ये शो करेंगे कि s जो है वो भी 3 पर डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन कन्वर्सली सपोज डैट 3 डिविजिबल बाय n, इसका मतलब n को आप लिख सकते हो 3 टाइम m के बराबर। अच्छा, अगर हम n यहाँ पर 3m के बराबर है तो पुट इन स्टार, इसे स्टार में पुट कर देते हैं, पुट इन स्टार। तो n की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 3m आ जाएगा, इक्वल टू s + 3 का स्क्वायर d1 + 11 टाइम d2 + 111 d3 अप टू सोन अप टू द लास्ट टर्म dk। अब आपने प्रूफ ये करना है कि s भी 3 पर डिवाइड होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप s की वैल्यू निकालें तो s की वैल्यू क्या निकलती है, यहाँ से s आ जाएगा आपके पास
3m माइनस 3 का स्क्वायर इंटू D1 प्लस 11 टाइम D2 प्लस 111 D3 अप टू सोन DK तक आ जाएगा ये। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 3 कॉमन निकला है, विच शोज़ डैट ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि S इज़ डिविजिबल बाय 3, और यही आपने प्रूफ करना था कि जब आपका n 3 पर डिवाइड है तो S 3 पर डिवाइड हो जाता है, और जब आपका S 3 पर डिवाइड होता है तो फिर आपका n 3 पर डिवाइड होता है। तो ये आपका प्रूफ था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कुछ इस तरह है। 6 का ए और बी आसान क्वेश्चन है, दोनों ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, थ्योरम नहीं है। कहता है जी सोल्व द लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है आपके पास 25x कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉडुलो 29। इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। 5 नंबर का ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा आसान से है, मुफ्त के 5 नंबर हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे देखें। ले जी, गिवन कॉन्ग्रुएंस इज़ 25x कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉडुलो 29। तो किसी भी कॉन्ग्रुएंस को, लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ये 25 का यानी x के कोफिशिएंट्स का और ये जो मॉडुलो के बाद वाला नंबर है मॉडुलो जो है 29, इन दोनों का निकालना होता है GCD। तो 25 और 29 दोनों का GCD निकाल लेते हैं। तो 20 बाय लॉन्ग डिवीजन GCD आप निकालना जानते हैं। 25 1 से 25, रिमाइंडर 4 आ गया। फिर 4 6 से 24 लिखा, रिमाइंडर 1 आ गया। ये 4 को अंदर लिखा, 1 4 था 4, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। तो GCD आ गया इनका 25 और 29 का 1 के इक्वल, ठीक हो गया। अब अगली बात ये आपने देखनी है कि ये जो GCD निकला है जो कि 1 है यहाँ पर, क्या ये जो 15 है कॉन्ग्रुएंट के बाद वाला जो नंबर है इसको डिवाइड करता है। तो एज 1 डिवाइड करता है 15 को, तो लिहाजा इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब वो सोल्यूशन कितने एग्जिस्ट होंगे, जितना ये GCD निकला है। अब GCD चूँकि यहाँ पर 1 निकला है तो लिहाजा इसका सिर्फ एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मिसाल के तौर पर 25 और 29 का GCD निकलता 3, और 3 ने 15 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर इसके 3 सोल्यूशन निकलने थे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर फर्ज करें 25 और 29 का GCD निकलता 2, तो 2 चूँकि 15 को डिवाइड ही नहीं करता, लिहाजा इस सूरत में इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करना ही नहीं था, ठीक होगी बात ये। तो यहाँ पर आपके पास इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब वो सोल्यूशन किस तरह मालूम करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कॉन्ग्रुएंस को इसकी जो इक्विवेलेंट लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। और वो कैसे कन्वर्ट करते हैं आप जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर ये आपके पास एक कॉन्ग्रुएंस है AX कॉन्ग्रुएंट टू B लिखा हुआ है मॉडुलो M के, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि M डिवाइड करता है AX माइनस B को, ठीक है। अब अगर M AX माइनस B को डिवाइड करता है तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर y, तो एक इंटीजर y आपको मिलेगा सच डैट कि आप AX माइनस B को लिख सकते हैं M टाइम y के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या बन जाएगा, AX माइनस MY इक्वल टू किसके आ जाएगा, B के। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। और इस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन को हमने कैसे सोल्व करना है वो हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ कॉन्ग्रुएंस है 25x कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉडुलो 29 लिखा हुआ है, तो इसको हमने बदल लिया लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन में, और फिर कैसे सोल्व करना था देखते हैं। ले जी, तो ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है बेटा 25x कॉन्ग्रुएंट 15, तो 15 को मैं इधर ले आऊँगा तो 25x माइनस 15 बन जाएगा ये आपके पास, ओवर 29 पर इसे डिवाइड कर देंगे, और इक्वल टू मैंने कह दिया एक इंटीजर y आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर पीछे आपको बताया 29 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 25x, ये 29y इधर जब मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 25x माइनस 15 इक्वल टू 29y। 29y को उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएंगे यहाँ पर, और 15 को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन बन जाएगी। आगे मैंने लिखा सोल्यूशन ऑफ 2 यानी सोल्यूशन ऑफ लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन इज द सोल्यूशन ऑफ 1। इसका जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन होगा आप एक्चुअली आपके इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, यानी कि 1 का। सिर्फ आपने x की वैल्यू निकालनी है, हमें y की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा, अब लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय सक्सेसिव डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन एक्सप्रेस GCD एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 25 एंड 29।
तो लीनियर डायफरेंट इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये 25 और 29 का जो लीनियर जीसीडी निकला है जो कि 1 है, 1 को आपने एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 25 और 29, यानी 1 को लिखना है एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 25 एंड 29। और वो कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने किसको डिवाइड किया, 29 को डिवाइड किया, किस पर डिवाइड किया, 25 पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किससे किया, 1 से, बाकी कितना बचा 4। इसी तरह फिर बाद में आपने 25 को डिवाइड किया, किस पर डिवाइड किया, 4 पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किससे किया, 6 से, बाकी कितना बचा 1। फिर आपने किसको डिवाइड किया, 4 को, किस पर डिवाइड किया, 1 पर, मल्टीप्लाई किससे किया, 4 से, और बाकी कितना बचा 0। अब इनको मैं क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 का नाम दे दूँगा, जैसे कि मैंने ये नेक्स्ट पेज पर किया है। लें जी, अब यहाँ पर ये मैंने इनको क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 का नाम दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से आपने सबसे पहले इस कांस्टेंट 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई जो 6 वाला नंबर है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 4 इंटू 6। फिर इससे ऊपर वाली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इससे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ 4 की वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ से 4 की वैल्यू आएगी 29 माइनस 25 इंटू 1 आ जाएगा इक्वल टू 4। अब इस 4 की वैल्यू को उठाकर हमने ये जो ऊपर वाली क्वेश्चन जहाँ से 1 निकाला था ना, यानी ये वाली जिसे मैंने 2 डैश कह दिया है, इसमें पुट कर देंगे 4 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 4 की जगह आपने लिख दिया 29 माइनस 25 इंटू 1, आगे आगे मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 1 आ गया आपके पास, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, आ जाएगा 25 माइनस 29 माइनस माइनस प्लस, और 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 29 6 मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस माइनस प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ 25 6 टाइम और यहाँ पर लिखा 25 1 टाइम, तो कितना टाइम हो गया 25 7 टाइम हो गया। तो ये लिख लिया मैंने 25 इंटू 7 और माइनस 29 इंटू 6। इस स्टेप पर पहुँचने के बाद आपने क्या करना है, ये एक मरतबा चेक करना है कि 25 को 7 से मल्टीप्लाई करके और 29 को 6 से मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस करके 1 आता है, तो बिल्कुल आता है जी। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 175 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 174 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने दोनों तरफ इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया है। भाई क्यों 15 से मल्टीप्लाई किया, आप ज़रा अपनी आपकी जो डायफरेंट इक्वेशन है उसको ज़रा जाके देखें। इस डायफरेंट इक्वेशन के इस तरफ देखें, आपके पास लिखा हुआ है 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो मैंने 25x और माइनस 29y इस तरफ जो 1 है, तो उसको मैंने 15 बनाने के लिए 1 से 15 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो इस इक्वेशन को मैंने 15 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 15 7 105। यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 15 6 90 बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15 1 15। इसको स्टार क्या दिया और इसे क्वेश्चन नंबर जो 2 थी आपकी उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी कुछ इस तरह है जनाब, आपके पास 25x माइनस 29y इक्वल टू 15 है। इसको और इसको कंपेयर कर लें तो आप देखें x की जगह लिखा हुआ है 105 और y की जगह लिखा हुआ है 90, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन निकला है इस डायफरेंट इक्वेशन का। तो हमने जनरल सोल्यूशन तो नहीं निकालना, हम तो कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले कॉन्ग्रुएंस को, ठीक है। और इसमें सिर्फ हमें x की वैल्यू चाहिए, यही एक x की वैल्यू है 105, ठीक है जी। तो अब अगली बात, ये क्वेश्चन आपका खैर यहाँ पर ख़त्म हो गया, x की वैल्यू 105 आ गई। चेक करना है तो चेक भी करके देख सकते हैं इसको। यहाँ पर x की जगह 105 अगर आप पुट कर दें तो ये आ जाएगा 25 इंटू 105 कॉन्ग्रुएंट है 15 के मॉडुलो 29 को। इसको आप चेक करके देख लें, कैसे चेक करेंगे, x की जगह 105 पुट करें, 105 को 25 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आता है ये आंसर आएगा मेरे ख्याल से नीचे, ठीक है, 26 25, उसमें से 15 माइनस करके चेक करके देखें 29 पर डिवाइड होता है कि नहीं। यानी कि आपने ये चेक करना है क्या 29 डिवाइड करता है 25 इंटू 105 माइनस 15 को। इसको अगर 29 डिवाइड कर रहा है तो फिर तो आपका ये आंसर ठीक है, और अगर नहीं डिवाइड कर रहा तो फिर आपका आंसर गलत है, ठीक है जी। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज। पहले आपने सिर्फ एक कॉन्ग्रुएंट को सोल्व किया, अब आपके पास सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज है। पहला कॉन्ग्रुएंस आपको दिया हुआ है x कॉन्ग्रुएंट है 2 के मॉडुलो 3 के, एक है x कॉन्ग्रुएंट 1 के मॉडुलो 4 के, और एक है x कॉन्ग्रुएंट 3 के मॉडुलो 5 के, ठीक है। हेयर गिवन मॉडुली आर, मैंने पहले मॉडुलो को m1 का नाम दे दिया, उसकी कीमत 3 ले ली, दूसरे को m2 का नाम दे दिया 4 आ गया, तीसरे को m3 का नाम दे दिया 5 आ गया। अब आपने चेक करना है कि ये जो तीनों मॉडुली हैं क्या ये रिलेटिवली प्राइम हैं पेयर वाइज, तो विच आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब है, देखें ज़रा। पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का मतलब बेटा ये होता है कि ये मेरे पास 3 मॉडुलो ही है ना, तो अगर आप इनके यानी 2 2 का पेयर बनाएं, 3 और 4 का, इनका जीसीडी निकालें, ये देखें 1 निकलेगा,
फिर M1 और M3 यानी 3 और 5 का GCD निकालें, ये भी 1 आएगा। फिर आप M2 और M3 यानी कि 4 और 5 का GCD निकालें तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये होता है कि आपने दो दो का पेयर बना के चेक करना है कि उनका GCD 1 के बराबर आता है या नहीं आता। अगर तो ये GCD 1 के बराबर आता है तो फिर सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने के लिए हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये 1 नहीं आता तो फिर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करें M1 की वैल्यू यहाँ पर 2 के बराबर होती तो 2 और 4 का कॉन्ग्रुएंस जो है, 2 और 4 का जो GCD है वो 2 के बराबर आना था, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर आप इस तरह के, अगर M1 2 होता तो फिर इस तरह के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आप चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं ये GCD डायरेक्ट कैसे निकाल रहा हूँ, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। देखें जी, ये ऑड है, ये इवन है। ऑड और इवन नंबर दोनों किसी एक ही टेबल में आते हैं, वो कौन है, 1 है, तो लिहाजा इनका GCD 1 है। 3 और 5 दोनों किसी एक टेबल में किस में आते हैं, 1 है, लिहाजा ये भी GCD। तो ये कुछ नंबर तो ये तो सीधे सीधे नज़र आते हैं कि इनका GCD 1 है। ये 4 और 5 है, ये इवन है, ये ऑड है, इनका GCD हमेशा 1 होगा, सही है। अदरवाइज़ नहीं निकालने आता तो GCD इस तरह निकालते हैं, इस तरह लॉन्ग डिवीजन से उस तरह निकालते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट सिस्टम को सॉल्व करना है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से। उसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ले बेटा, यहाँ पर हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने लिखा कि सो चाइनीज़ थ्योरम इज़ एप्लीकेबल। अब चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल कैसे हमने करना होता है। लेट अस डिफाइन न्यू मॉडुली कैपिटल M, M1, M2, M3, ये 4 मॉडुली हमने डिफाइन किए। कैपिटल M का फार्मूला है, ये जो स्मॉल मॉडुली थे ना आपके पास, M1, M2, M3, इन तीनों का प्रोडक्ट कैपिटल M कहलाता है। तो स्मॉल m की वैल्यू 3 थी, ये 4 है, ये 5 है, 3 4 दा 12, 12 5 दा 60, कैपिटल M की वैल्यू आ गई। कैपिटल M1 का फार्मूला होगा कैपिटल M ओवर स्मॉल m1, ठीक है। तो कैपिटल M की वैल्यू 60 आ गई ओवर 3, डेट इज़ 20। कैपिटल M2 की वैल्यू आ गई कैपिटल M ओवर स्मॉल m2, 15 बन जाएगा। कैपिटल M3 का फार्मूला आ जाएगा कैपिटल M ओवर स्मॉल m3, 60 ओवर 5, डेट इज़ 12। ये 4 मॉडुली की वैल्यूज़ आ गई। आगे में हमने लिखना है लेट y1, y2, y3 आर दी सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज। ये y1, y2, y3 जो है सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज हैं। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का जो प्रूफ है या इससे रिलेटेड जो वर्ड्स प्रॉब्लम है या जो क्वेश्चन हैं बेटा, ये मैंने अपने जो चैप्टर नंबर 3 है इसका, उसमें बड़ी डिटेल से हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मज़ीद आप एक्सप्लेनेशन वगैरह डिटेल चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के मतलब इस पूरे कोर्स की जो प्लेलिस्ट है मैंने बताया कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप देख सकते हैं उसे। अच्छा, तो यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये वाला सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करेंगे। कैपिटल M1 y1 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉडुलो M1। ये कहाँ से आया है, ये हमारा फार्मूला होता है जब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं ना, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आपने ऐसे ही करना है। कैपिटल M1 की वैल्यू कितनी है, 20 निकली है। y1 आ गया कॉन्ग्रुएंट 1, स्मॉल m1 की वैल्यू 3 है। अब आपने यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी कि अंदाज़ा लगा के सोचना है आपने कि यहाँ पर y1 क्या रखा जाए कि इसको सेटिस्फाइड कर जाए। तो y1 की वैल्यू बेटा आप 1 से शुरू करोगे, ठीक है। अब मतलब यहाँ पर देखें, अब मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर ये लिखा मैंने 20 y1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 3, मैंने y1 निकालना है। मैं मिसाल के तौर पर ऐड करता हूँ कि y1 की वैल्यू शायद 1 के बराबर है। अगर यहाँ पर 1 रख लिया जाए तो यह क्या बन जाएगा, 20 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉडुलो 3 के। आप देखें क्या ये बात दुरुस्त है। मतलब ये बात दुरुस्त कब होगी कि जब 3 डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए। ये बात तब दुरुस्त होगी भाईजान जब आपका 3 डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को। तो 3 डिवाइड कर रहा है 19 को, ये बात दुरुस्त है, गलत है। इसका मतलब ये y1 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब अगर y1 की वैल्यू आप यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे, फिर आपने चेक करना है कि क्या ये बात दुरुस्त बनती है। तो 22 का 40 आ गया, 40 - 1 39। तो आप देखें 3 डिवाइड करता है 39 को, ये बात दुरुस्त है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि y2 की वैल्यू आपके पास 2 है। अब आप कहेंगे कि हमने कहाँ तक चलना है, ये आपको जल्दी ही वैल्यू मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा दूर जाके नहीं मिलेगी। y1 y2 की वैल्यू जो है ना, मतलब 1 पुट करके 2 पुट करके ये आपको आसानी से मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये बेटा y1 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। इसी तरह आप अपने दूसरे सिस्टम को, दूसरे कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करना है। M2 y2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो M2। M2 का वैल्यू 15 है, y2 आपने मालूम करना है। तो y2 यहाँ पर जो काम करेगा वो 3 की y2 की वैल्यू अगर 3 रखेंगे आप यहाँ पर, तो 15 तो ये 45, 45 - 1 44, 44 4 पर डिवाइड होता है, ये बिल्कुल ठीक है। M3 y3 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो M3, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी y3 की वैल्यू 3 जो है वो काम करेगी, ठीक है। सो बाय चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में आपने वैल्यू निकालनी है x की।
तो x का फार्मूला ये है जनाब आपके पास, यहाँ पर 3 कॉन्ग्रुएंस है तो आप लिखेंगे i = 1 से 3, ai कैपिटल mi yi मोडुलो कैपिटल M। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको पहले समीशन ओपन करते हैं। i की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं, a1 m1 y1 a2 m2 y3 a3 y3 a3 m3 y3 मोडुलो M आ गई आपके पास। पुट ऑल नेसेसरी वैल्यूज़ इन 1 वी हैव। तो x कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा a1 2 है, m1 आपके पास कैपिटल M1 की वैल्यू 20 निकाली थी आपने, y1 की वैल्यू 2 निकाली है, a2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, और m2 की वैल्यू आपके कैपिटल M2 की वैल्यू ये आपने निकाली थी यहाँ पर, ये रही 15, ठीक है, और इसी तरह y2 आ गया। अच्छा a3 की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब ये a1 a2 a3 कहाँ से लिए हैं भला? ये आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है ना, ये देखें, ये x के बाद ये वाला जो नंबर है ये नहीं हमने अभी तक इस्तेमाल किया। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, यानी a1 2 के बराबर है, a2 1 के बराबर है और a3 3 के बराबर है। ठीक होगी बात ये। तो a1 a2 a3 ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर, बात समझ आ गई। तो अब ये इन तमाम को सॉल्व करेंगे, यानी कि 24 × 80, 15 दिए 45 और 12 ने 108, इसको प्लस कर लें 233 आ जाएगा मोडुलो 60। ये आपके पास इसका आंसर है, x की वैल्यू 233 है। आगे मैंने इसको चेक किया है, चेक करना है आपने कर लें, नहीं चेक करना ना सही। चेक करने का तरीका कार ये कि 233 को मैंने 3 कॉन्ग्रुएंस है ना, तीनों में बारी बारी पुट किया, यहाँ पर 233 को पुट किया, x की जगह 233 रखा, तो 233 कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो 3 चेक करें, ये बनेगा, इधर ला के माइनस करेंगे 231 देखें 3 पर डिवाइड होता है जी, बिल्कुल होता है, सही है। अब 233 को अब दूसरे कॉन्ग्रुएंट में पुट करें, यहाँ पर 233 को यहाँ पर पुट करेंगे, x की जगह 233 कॉन्ग्रुएंट 1 यानी 232 रह जाएगा, 232 4 पर डिवाइड होता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे 233 को तो ये रह जाएगा 230, तो 230 भी 5 पर डिवाइड होता है। तो ये बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में, एक लॉन्ग वीडियो में हमने 2021 का जो पास्ट पेपर था नंबर थ्योरी का, इसको सोल्व कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा चूँकि आपको बैठकर पेपर में समझाना पड़ा, ज़रा मैंने आपको बताया कि कुछ मेरी बैक में प्रॉब्लम है, बैक में पेन है मेरी, ठीक है, उस वजह से आपको बैठ के कुछ काम करवाना पड़ा, ठीक है। चलें खैर, अगर किसी किस्म की कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा बेटा, ठीक है। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। मैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। अगर ये मेरी वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे आप कमेंट्स करके लाजमी बताया करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा का मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।